हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास 11th अकाउंटेंसी। चलिए शुरू करते हैं एक और नया क्वेश्चन लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं क्योंकि इससे पहले मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन दो वीडियो में रख चुका हूँ। तो थर्ड वीडियो है हमारी प्रैक्टिकल की, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने कि क्वेश्चन है किस तरीके से आपके सामने आते हैं। पहली एंट्री से आप फेमिलियर हो चुके हो अब तक। इसमें बिजनेस को क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। तो हम लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्योंकि ये भी वही क्वेश्चन है जिसके अंदर सिर्फ कैश के साथ मैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं। तो कितने का कैश है, 1,20,000। तो हम यहाँ पर 120 का कैश दिखा देंगे दोनों तरफ, और लायबिलिटी साइड के अंदर हम कैपिटल का कॉलम बना देंगे और 1,20,000 यहाँ पर भी शो कर देंगे। ये हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलें तो गुड्स, नॉर्मली यही दो ट्रांजैक्शन शुरू में मिलती हैं। तो परचेज गुड्स, अब गुड्स कैसे खरीदी ये देखना है। तो साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही कि फॉर कैश। तो जब आप कैश में खरीदोगे तो कैश को कम कर दो, सबसे पहला काम। तो आप 10,000 रुपये अपने कैश में से कम कर दो। अब आपका जो कैश का नया बैलेंस बचेगा वो 1,10,000 बचेगा, और आपके पास गुड्स बेचने के लिए उपलब्ध होंगी। दैट्स मीन्स आपका जो है गुड्स एसेट के रूप में 10,000 की आ जाएंगी, और आपके गुड्स में जो है 10,000 हम शो कर देंगे। ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वो एग्जांपल है जहां पर दोनों इफेक्ट हमारे एसेट साइड में है। तो आप परचेज गुड्स फॉर कैश से ये भी समझ सकते हैं, या इसको एक एग्जांपल के रूप में भी दे सकते हैं कि ये वो ट्रांजैक्शन है जो एसेट को ही इफेक्ट करती है। अब हम अगले पर चलते हैं, रेंट रिसीव्ड। देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिसीव्ड। जो पहले क्वेश्चन हमने किए थे उसमें पेड था, तो यहाँ पहली बार आपको मिल रहा है। मिलने से ही जब आपको मिलेगा तो एक तो आपको ये पता चलेगा इससे कि आपके पास कैश आया, ठीक है। तो आप कैश के अंदर वो कैश प्लस कर दोगे 5,000, ठीक है। तो पहला इफेक्ट मुझे बड़ी आसानी से पता चल गया यहाँ पर कि मेरे पास कैश आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कैश में उसको प्लस कर दिया। अब जब रिसीव कर रहे हो दैट्स मींस आपकी इनकम है, क्योंकि अगर पे होता तो एक्सपेंस होता। अब क्योंकि रिसीव करने वाले हो आप, यहाँ मैंने ये पहले वाला भी पूरा नहीं किया था तो मैं एक बार इसको पूरा कर दूं। अब ये क्योंकि आपकी इनकम है तो आप ये 5,000 अपनी कैपिटल में भी प्लस कर दोगे, क्योंकि इनकम हो, एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, सब कैपिटल में ही प्लस माइनस होते हैं। इनकम और प्रॉफिट प्लस, एक्सपेंस और लॉसेस माइनस। अब नेक्स्ट एंट्री, अब देखिए अगर इसका भी कोई हमसे पूछे एग्जांपल के रूप में, ये वो एग्जांपल है जो दोनों साइड प्लस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है हर तरीके से आपके समझने की, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, लास्ट वीडियो के आखिर में मैं आपको इसके बारे में कुछ बता रहा था। तो देखिए इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, आपको सैलरी के पैसे देने थे पर आपने नहीं दिए, तो मतलब कि आपका एक्सपेंस तो है क्योंकि आपको देना था, ठीक है। अब जब ये एक्सपेंस है तो ये कंफर्म हो गया कि ये कैपिटल में से माइनस होगा। तो पहला इफेक्ट हमारा पता चल गया हमें कि ये एक एक्सपेंस है, और इतना पता चलते ही मेरी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि पैसा तो मैंने दिया नहीं तो हमारे कैश पर तो इसका कोई इंपैक्ट पड़ नहीं सकता, तो कैश जैसा था वैसा रहेगा, गुड्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एसेट साइड पर अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं आया, एसेट साइड वैसी ही रही जैसी थी, ठीक है। तो फिर इफेक्ट कहां गया, इफेक्ट तो है। क्या ये आपको पैसा आप देना नहीं है, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब कभी पैसा नहीं दोगे उसको, एम्प्लॉय को दोगे ना, तो ये आपको देना है। इतना पता चलने से ये मेरी क्या बन जाएगा, एक लायबिलिटी बन जाएगी, और आप आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम यहां पर बना दोगे। और इस आउटस्टैंडिंग के कॉलम में आप वो अमाउंट लिख दोगे जो अभी आपको देना है। कितना अमाउंट है,
2000, ये 2000 आप यहाँ शो कर दोगे कैपिटल पर। अच्छा इम्पैक्ट नीचे आ गया, एक मिनट, यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि ये 2000 यहाँ पहले से ही आए हुए हैं और ये 2000 यहाँ पर दोबारा आ गए जो आपको पैसा देना है। तो ये वो एंट्री है सैलरी आउटस्टैंडिंग जो सिर्फ लायबिलिटी साइड को इम्पैक्ट करती है, इसका इम्पैक्ट एसेट साइड पर नहीं पड़ता। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई ऐसा एग्जांपल दो जो सिर्फ लायबिलिटी साइड को इम्पैक्ट करता हो, तो ये उसका एक एग्जांपल है प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर देखिएगा क्योंकि ये भी आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, तो मैं उसी तरीके से समझाऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से ग्रैब कर सके कि हो क्या रहा है। देखिए वर्ड पढ़िए पेड, तो पेड पढ़ने से ये पता चलता है कि पैसा तो दे दिया। तो पहला इम्पैक्ट हमें यहीं से समझ में आ जाता है कि हमने कैश दे दिया है, तो आप कैश में से माइनस कर दो। तो कैश तो आपका अब 1,14,000 रह गया, ठीक है, न्यू इक्वेशन के लिए। एक इफेक्ट पता चला कि पैसा दे दिया, पर वो पैसा कब के लिए दिया? प्रीपेड, मतलब कि आप पेमेंट कर चुके हो, उसके बदले की जो सर्विस है वो अभी तक नहीं ली। तो अब आपको कुछ मिलना है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग में क्या था, आपका एक्सपेंस है पर आपने पेमेंट नहीं की, तो दोनों क्या कहा जा रहा था, वो लायबिलिटी में। प्रीपेड इंश्योरेंस इसका बिल्कुल उल्टा है, आप पैसे दे दिए आपने और आपने अभी तक उसकी जो सर्विस है वो नहीं ली। जैसे नॉर्मली हम कई चीजों में करते हैं, जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो ट्यूशन वाले को एडवांस पैसा दे देते हैं, वो पढ़ाता हमें बाद में है, तो मेरे लिए वो एसेट बन जाती है जो ट्यूशन फीस मैंने पे की, और जो ट्यूशन वाले हैं उनके लिए वो लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि अब वो उसके बदले में सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी वही हुआ है कि मैंने इंश्योरेंस की पेमेंट तो पहले कर दी पर उसके अगेंस्ट सर्विस मैं लूंगा, तो जब मैं लूंगा तो वो मेरी एसेट है। तो यहां पर आप कॉलम बना देंगे प्रीपेड का, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रीपेड इंश्योरेंस। ये नया कॉलम यहां एसेट साइड में बन जाएगा और ये 1,000 रुपए यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी वो ट्रांजैक्शन थी जो सिर्फ एसेट साइड को इंपैक्ट डालती है, इसका लायबिलिटी साइड से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली अगर इंश्योरेंस होता और वो मैं पे करता तो वो मेरा एक्सपेंस होता और हम उसको कैपिटल में से माइनस करते, पर यहां वो एक्सपेंस बना ही नहीं है क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग ही नहीं करता। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट। फिर वर्ड रिसीव्ड आया, देखिए ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रिसीव्ड हो रहा है। एक तो यहां से ये पता चल जाता है रिसीव्ड वर्ड से कि आपको पैसा मिला है, तो जब ये कंफर्म हुआ कि पैसा मुझे मिला है तो मैं कैश में प्लस कर दूंगा, पहला इफेक्ट हमारा आ गया। अब इंटरेस्ट मिला मुझे तो ये मेरी इनकम है, ब्याज मिल रहा है मुझे, ठीक है। जब मुझे पैसा मिलता है तो वो मेरी इनकम बन जाती है, इनकम होने की वजह से ये कैपिटल में प्लस हो जाएगी। तो ये भी वो एग्जाम्पल है जो दोनों साइड प्लस होता है, एसेट में भी और लायबिलिटी में भी। तो ये हमें एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ के साथ समझा रहा हूं, अलग से ना बताकर, क्योंकि आप लाइव में ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। नेक्स्ट एंट्री आप अब मेरे हिसाब से यूज टू हो गए होंगे, सोल्ड गुड्स। बेचते समय 3 चीजें याद रखनी है, कॉस्टिंग, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस। जितनी कॉस्टिंग है वो आप गुड्स में से माइनस कर दो, जितना सेलिंग प्राइस है क्योंकि कैश में लिखा हुआ है तो आप कैश में प्लस कर दो, और जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, दिख रहा है हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है क्योंकि 5 से 7 पे जा रहा हूं मैं, तो जितने का प्रॉफिट है मतलब कि 2,000 का, वो आप कैपिटल में प्लस कर दो, तो आपका जो नेट इफेक्ट है वो इक्विवेलेंट आ जाएगा और आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां न्यू इक्वेशन बनकर आती है 1,21,700। अब मेरे पास कैश है
5,000 की अब मेरे पास गुड्स बची, प्रीपेड की मेरी 1,000 की एसेट है जिसकी सर्विस मुझे लेनी है, 1,25,700 मेरी कैपिटल में है और 2,000 की मुझे सैलरी पे करनी है अभी। अब नेक्स्ट आती है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स जो है क्या हो गई, ये कुछ फिर नई ट्रांजैक्शन आई, इसको थोड़ा आपको सीखना है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगकर मेरा माल जल गया। तो एक चीज मुझे पता चली यहां से कि गुड्स जो हो गई वो समाप्त हो गई। कितने की? 500 की। तो आपको गुड्स दी हुई है ना, सबसे पहला इफेक्ट आप यहां डाल दो। आप क्या करो, यहां पे वो 500 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि ये आपका माल जल गया। तो अब मेरे गुड्स में जो मेरे पास रह गया वो 4,500 रह गया, ठीक है। अब आपको ये पता चल रहा है कि जब डिस्ट्रॉय होगा लॉस ही होगा और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो लॉस होगा तो लॉस को सहन कौन करेगा? मालिक। मालिक का क्या है बिजनेस के अंदर? कैपिटल। तो आप किस में से माइनस कर दोगे उस पैसे को? कैपिटल में से। इस तरीके से आपकी न्यू इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। बाकी चीजें सेम एज इट इज आपको उतारनी है। तो 1,25,200 मेरी कैपिटल रह जाएगी और 2,000 की मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग रह जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त हो जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन भी देखते हैं हम, सो दैट हम अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर सके। इस क्वेश्चन में कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और ये कहता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन फिर बनाओ। उदित ने बिजनेस स्टार्ट किया। यहां पर एक बात अब आपको ध्यान रखनी है, अब थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा लेवल, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यहां लिखो सिर्फ स्टार्टेड बिजनेस। अब ये याद रखना कि इसने एक तो कैश लाया है, जब बिजनेस इसने स्टार्ट किया। देखिए कैश कितने का है? 5 लाख। तो आपको ये पता चल गया कि कैश से बिजनेस शुरू हुआ है 5 लाख से। इसके साथ ही साथ ये गुड्स भी लाया है। तो आपको अब यहाँ पर दो चीजें लिखनी पड़ेगी, दो अलग अलग ट्रांजैक्शन में नहीं लिखोगे, उनको एक साथ ही लिखोगे और दोनों का प्लस कर अमाउंट कैपिटल में लिख दोगे। ये आपको याद रखना है। तो टोटल कैपिटल जो बिजनेस में मालिक ने या उदित ने लगाई है वो 6 लाख है। कैसे आई? 5 + 1। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी कंप्लीट होती है, उसके दोनों पार्ट। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, जो हमें कहती है कि परचेज की है मैंने क्या? गुड्स नहीं, परचेज की है बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीद रहे हो आप और फॉर कैश खरीद रहे हो, ठीक है। अब बिल्डिंग आपकी एसेट है क्योंकि लंबे समय तक आप उसको यूज करोगे, आपको उसको बेचना नहीं है। तो ये दो चीजें जब मुझे पता चलती है तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि वो मेरी एसेट है। तो आप 2 लाख रुपए की अब बिल्डिंग दिखा दोगे अपनी बुक्स में और वो 2 लाख रुपए आप कैश में से माइनस कर दोगे क्योंकि पैसा आपने कैश दिया है। तो अब आपका कैश जो है वो 3 लाख रह जाएगा। 1 लाख की आपके पास गुड्स है, 2 लाख की बिल्डिंग है और कैपिटल पर आपका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो अभी भी कितनी है? 6 लाख। तो ये वो ट्रांजैक्शन थी जो सिर्फ एसेट साइड को इंपैक्ट डालती है। अब आती है परचेज, गुड्स खरीद रहे हो आप, तो ये न्यू इक्वेशन यहां पर बन गई। अब आप परचेज कर दिखाओ गुड्स। अब गुड्स के बारे में आगे लिखा कि फ्रॉम हिमानी, नाम लिखकर साइलेंट हो गया क्वेश्चन। तो जब ऐसा कभी भी हो तो आपको मानना है कि वो उधार है, क्रेडिट है। अब जब क्रेडिट है तो ये पक्की बात है, देखो दो चीज हुई है, एक तो गुड्स खरीदी गई है, एक आपको हिमानी को पैसा देना है। दो चीज मुझे पता चली, एक ये यहां पर पता चल रही है कि गुड्स खरीदी है, तो मैं पहले गुड्स में प्लस कर देता हूं। और ये पैसा क्योंकि मुझे देना है तो यहां मैं नाम या कह सकते हैं क्रेडिटर से कॉलम आप बना सकते हो। तो क्रेडिटर का कॉलम बन जाएगा
50,000 रुपए मैं क्रेडिटर के कॉलम में लिख दूंगा। कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बिल्डिंग पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो ये बैलेंस एज इट इज हमारे आ जाएंगे। बस हमारी एक तो गुड्स बढ़ जाएगी और साथ ही साथ हमारी 50,000 से लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पैसा अभी मुझे चुकाना है। अब नेक्स्ट एंट्री फिर वही आई जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, गुड्स की सोल्ड करने की। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना है, उस पर आपको ध्यान रखना है। अब सोल्ड गुड्स टू आशु लिखकर चुप हो गया क्वेश्चन, तो आशु को इसका मतलब आपने उधार बेचा है। तो जब उधार बेचा है तो आपको डेटर्स का कॉलम बनाना पड़ेगा और जितने में बेचा वो अमाउंट डेटर के कॉलम में लिख देना है। बेचने का प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस। तो आपने 36,000 में बेचा है, वो यहां लिख दीजिए। उसकी कॉस्टिंग अगर देखो तो लिखी हुई है 25,000। 25,000 की गुड्स कम कर दो क्योंकि वो आपने बेच दिया, ठीक है। बाकी जो इनका डिफरेंस है वो जाएगा हमारा कैपिटल में प्रॉफिट या लॉस के रूप में। अब 36,000 में बेच रहे हो 25,000 की चीज, तो आपको पता चल रहा है कि 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट आप कैपिटल में प्लस कर दोगे। इस तरीके से 6,09,000 मेरी कैपिटल आ जाती है, 50,000 मेरे क्रेडिटर्स हैं, 3 लाख मेरा कैश है, 1,25,000 की गुड्स है मेरे पास, 2 लाख मेरे पास बिल्डिंग है और 36,000 के मेरे डेटर्स हैं। ये मेरी न्यू इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट चलते हैं तो पेड इंश्योरेंस। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था कि ये इंश्योरेंस प्रीपेड थी। आपकी बार सिर्फ एक ही शब्द लिखा गया, पेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो जब इतना शब्द लिखा है तो पेड तो हमें फिर भी देखिए पेड इंश्योरेंस का अमाउंट है 3,000, तो ये हमें पता चलता है पेड वर्ड लिखा है। जब ये पेड वर्ड हम पढ़ेंगे तो हम 3,000 अपने इंश्योरेंस के कैश के कॉलम में से, मतलब कैश में से माइनस कर देंगे। 3,000 आप पे कर रहे हो। अब क्योंकि सिर्फ वर्ड पेड लिखा था तो इसका मतलब है आपने इसकी सर्विस ले ली है। जब आप सर्विस ले लेते हो तो आपका एक्सपेंस बन जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ये प्रीपेड था, मतलब कि आपने अभी सर्विस जो है नहीं ली थी। अब क्योंकि ले चुके हो तो एक्सपेंस हो गया और एक्सपेंस होते ही हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2,97,000 का कैश निकाल लोगे। यहां पर 1,25,000 आपका गुड्स हैं, 2 लाख की बिल्डिंग आपके पास है और 36,000 के आपके डेटर्स हैं। यहां अगर आओ तो अब आपके 6,06,000 की कैपिटल बचती है और क्रेडिटर बचते हैं 50,000। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। पिछले वाले में सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, अब की बार रेंट आउटस्टैंडिंग है। देखिए जब ये जैसी सैलरी की ट्रीटमेंट थी बिल्कुल इसी की जैसी ये भी ट्रीटमेंट है। रेंट भी मेरा एक्सपेंस था। अब एक्सपेंस वर्ड यूज हो रहा है इसलिए क्योंकि वो मैं उसको यूज कर चुका हूं, मतलब कि मुझे उसका पैसा देना था। तो जब देना था तो एक्सपेंस है क्योंकि ये पैसा मुझे इसी साल देना था। मैं इसकी सेवाएं या मैं उस जगह को यूज कर चुका हूं जहां का ये रेंट है। तो ये रेवेन्यू को कमाने के लिए ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है, तो एक्सपेंस बन गया, यहां से माइनस हो गया। पैसा क्योंकि अभी तक मैंने नहीं दिया तो यहां मैं आउटस्टैंडिंग का कॉलम बना लूंगा। ये पैसा मुझे भविष्य में देना पड़ेगा, तो इसलिए ये मेरी लायबिलिटी है क्योंकि ये पैसा मुझे पे करना है। तो जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग का कॉलम हमने बनाया था इसी तरीके से रेंट आउटस्टैंडिंग का कॉलम भी बन जाएगा। ये भी वही ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ लायबिलिटी साइड को इंपैक्ट करती है, इसका एसेट साइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मैं टोटलिंग करूंगा और अपनी न्यू इक्वेशन निकालता चला जाऊंगा।
तो एसेट साइड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जैसी एसेट थी वैसी ही लिख दूंगा। यहाँ अब 5,000 और माइनस हो जाएंगे, 6,01,000 हो जाएगा। क्रेडिटर 50 के हैं और रेंट के पैसे भी अब मुझे लैंडलॉर्ड को देने हैं 5,000। अब नेक्स्ट एंट्री आती है डेप्रीशिएशन की। ये फिर आपके लिए थोड़ा सा नया है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, देखिए डेप्रीशिएशन का अर्थ होता है कि जब मैं बिल्डिंग, नॉर्मली कभी डेप्रीशिएट नहीं होती बिल्डिंग, बट वैसे नॉर्मली मीनिंग ये होता है कि डेप्रीशिएशन जब लगता है जब किसी भी एसेट की वैल्यू डाउन हो। कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि आपने उसको यूज कर लिया हो, समय बीत गया हो, ठीक है, कुछ डैमेज हो गया हो, तो कोई भी कारण हो, डेप्रीशिएट का मतलब होता है उसकी वैल्यू कम होना। तो ऑब्वियसली है, अब आपको जब ये वर्ड पढ़ते हो तो ये समझ में आता है कि मुझे नुकसान हो गया क्योंकि मेरी वैल्यू कम हो गई। कितने से कम हुई? 8,000 से। क्या चीज कम हो रही है ये यहां पर ध्यान रखना है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग ये रही मेरी एसेट के रूप में, तो मैं उस बिल्डिंग में से ही वो 8,000 माइनस करूंगा क्योंकि उसने बिल्डिंग को ही कम किया है, बिल्डिंग के प्राइस को ही कम किया है। अब ये मेरा लॉस कह लो, एक्सपेंस कह लो, जो मर्जी कह लो आप, ये पक्की बात है कि इसको वहन कौन करेगा, सहेगा कौन, बियर कौन करेगा? हमारा ओनर। तो 8,000 ओनर के कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे और जो एसेट कम हुई उसमें से भी 8,000 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कैश पे नहीं हुआ, कैश के बारे में कहीं ना होता कभी भी डेप्रीशिएशन पे, तो ये आपको समझना है। ये वो ट्रांजैक्शन है जिसको हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, कैश इनमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ के बेस पर अब जब हम निकालते हैं तो हमारा 297,000 कैश आता है, 1,25,000 हमारा गुड्स आती हैं, 1,92,000 हमारी बिल्डिंग आती है, 36,000 के हमारे डेटर्स आते हैं। इस तरफ चले तो 5,00,000 और 93,000 की कैपिटल मेरी रह गई। बाकी चीजों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो जो क्रेडिटर है वो 50,000 लिख दीजिए और रेंट आउटस्टैंडिंग के 5,000 लिख दीजिए। अब ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ क्योंकि एक ट्रांजैक्शन हो रहा है और मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाकर कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब कि ड्राइंग की एंट्री को आपको समझाऊंगा। आपको ये बैलेंसेस याद रखने हैं कि इन सब के बैलेंसेस क्या थे। तो अब हम एंट्री करते हैं ड्राइंग की एंट्री, क्योंकि कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज था तो वो ड्राइंग होती है हमारी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ड्राइंग की ट्रीटमेंट भी सेम है जितने क्वेश्चन अभी पहले किए थे। आप पैसा लेके जा रहे हो बिजनेस से तो कैश कम हो जाएगा हमारा 20,000 से और कैपिटल भी कम हो जाएगी हमारी 20,000 से। तो ये ड्राइंग का इम्पैक्ट है, बाकी चीजों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ कैपिटल में से माइनस कर दीजिए, बाकी चीजें सेम उतार लीजिए। तो क्रेडिट 50,000, आउटस्टैंडिंग 5,000। इस तरफ निकालेंगे तो यहाँ 20,000 कम हो जाएंगे, 2,77,000 मेरा कैश रह जाएगा। गुड्स मेरी 1,25,000 की रह जाएंगी, बिल्डिंग 292 की और डेटर्स मेरे 30,000 के। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, वो है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो मतलब जो हमें समझना है उससे आगे का समझना है। रेंट रिसीव्ड हो रहा है, इसका मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, ये तो आपको पता चला। ठीक है, तो जब आपको ये पता चल गया कि रिसीव हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने कैश में उसको प्लस कर दीजिए क्योंकि पैसा आपके पास आ गया। पहला इफेक्ट हमारा पूरा होता है। अब हम दूसरे इफेक्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये पैसा आपने पहले ले लिया है, इसकी सर्विस अभी तक नहीं दी, तो ये भी आपका आउटस्टैंडिंग का एक तरीके से लायबिलिटी है, क्योंकि ये भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आप आउटस्टैंडिंग के साथ एक कॉलम और बना लेंगे। मेरे पास अभी इस समय जगह नहीं है तो मैं ऊपर वो कॉलम बना रहा हूँ एडवांस लिखकर, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस।
और उसका जो अमाउंट है वो यहाँ शो हो जाएगा। मेरे पास उस तरफ स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं 5000 लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम थोड़ा सा उसको सिस्टेमेटिक बना लेंगे। तो ये था हमारा जब रेंट आप रिसीव करो एडवांस में, तो एक इनकम जो आपको पहले से मिल चुकी है उसके पैसे आप मिल गए हैं तो यहाँ लिख देंगे, और अभी अभी उसके बदले में आपको सर्विस देनी है तो लायबिलिटी में आप उसको वहां पर शो कर देंगे, बाकी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये वो केस था जब इनकम आपकी क्या हो, एडवांस हो। तो इस तरीके से आप डील करेंगे उसके साथ। अब लास्ट वाला बैलेंस एडवांस का आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, वो है कैश पेड टू हिमानी। हिमानी को मैं पे कर रहा हूं, ये क्रेडिटर मेरे हिमानी के ही हैं, तो अब वहां पर मुझे पेमेंट करनी है। तो मैं कैश पे कर रहा हूं उस हिमानी को, तो मैं यहां लिखूंगा कैश पेड टू हिमानी, और जितना मैं कैश उसको दे रहा हूं उतना मैं कैश में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि पैसा तो मैं पे कर रहा हूं। तो 20,000 हम क्या कर देंगे, कैश में से माइनस कर देंगे, और हिमानी के जो मुझे 50,000 देने थे अब उसमें से भी 20,000 में कम कर दूंगा, और इस तरीके से मेरा इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट पूरा हो जाएगा। ये भी मेरी एक नई इक्वेशन बनकर तैयार होगी। कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं, आउटस्टैंडिंग या एडवांस उन पर भी कोई इंपैक्ट नहीं। आपके हिमानी का अब जो बैलेंस रह गया वो 30,000 रह गया। आउटस्टैंडिंग रेंट और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, उन दोनों के कॉलम हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। अब लास्ट आती है ट्रांजैक्शन, वो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु। आशु हमारा डेटर था और अब ये मुझे पैसा दे रहा है, तो आप लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु। अब पैसा आपके पास आ रहा है तो आप कैश में प्लस कर दोगे उसको, 30,000 प्लस हो जाएगा मेरी कैश के अंदर। साथ ही साथ मेरे जो डेटर्स हैं ये वाले 30 था, 30 के ही डेटर थे, तो ये पूरा का पूरा डेटर का अकाउंट जो है सेटल हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन के एंड में आते आते मेरे डेटर समाप्त हो गए। मुझे जिनसे पैसा लेना था उन्होंने मुझे पूरा पैसा दे दिया, और ये मेरी फाइनल एसेट साइड के बैलेंस आ जाते हैं। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लायबिलिटी पर, तो लायबिलिटी जैसी थी वैसी ही, जैसी का मतलब ऊपर से जैसी ऊपर थी वैसे की वैसी ही नीचे आ जाएगी, और ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे लगता है आप इस टॉपिक को और क्लियर कर पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे कुछ 1-2 क्वेश्चन और लेकर। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा सिंपल टॉपिक है अगर हम करें तो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे हैं। आगे कुछ 1-2 क्वेश्चंस के थ्रू हम और अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लियर करेंगे अपने। थैंक यू।